चलिए शुरू करते हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। जो कि आप देख रहे हैं कि गवर्नर पढ़ेंगे, फिर गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, फिर वायसराय पढ़ेंगे। जिन्हें मेरी आवाज़ पसंद आए वो देखें, जिन्हें ना पसंद आए म्यूट करके देखें, लेकिन देखिएगा ज़रूर क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला संभावित क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। वीडियो जो है टाइम पे नहीं आ रहा है, हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन छठ जैसे ही खत्म होगा कंटिन्यू आपका आएगा, कोई भी कंटेंट में कमी नहीं होगी, बस इतना तैयार रखिएगा। लेकिन अभी भी जो भी वीडियो बनेगा वो लगातार बनेगा। शॉर्ट्स वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो में इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए, शुरू करने जा रहे हैं, अध्याय नंबर 24 है, ठीक है। और भी नहीं देखें तो जाइए और वीडियो को देख लीजिए। लगभग मैं करवा चुका हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी हो चुकी है, यूरोपियन का आगमन हो चुका है, यूरोपियन कंपनी कैसे आई थी वो हो चुका है, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनी वो हो चुका है। अब गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं उससे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। बताएंगे भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सिंपल सवाल, आप जवाब जानते होंगे। तो आप याद रखिएगा, गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो आप क्या बताइएगा? भारतीय पूछ रहा है तो सी राजगोपालाचारी बताइएगा। अब चलिए इनके बारे में जानते हैं। दो कन्फ्यूजन होता है, भारत का गवर्नर जनरल मतलब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और भारतीय गवर्नर जनरल, दोनों में अंतर है। कैसे? चलिए देख लीजिए, यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी राजा जी के नाम से जाने जाते हैं। आगे तो ये सवाल बना, क्या सवाल बना कि चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जो हैं वो राजा जी के नाम से भी जाने जाते थे, ठीक है। राजा गोपालाचारी जो थे, सी राजगोपालाचारी जो थे, वो स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल है एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में सी राजगोपालाचारी बोलते हैं। दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा कि प्रथम भारतीय लग जाए, ठीक है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल लग जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो हैं हमारे भारत के, हमारे इंडिया के सी राजगोपालाचारी। अगर सिर्फ स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल लग जाए तो भी हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होंगे। अब ये पढ़ने से पहले यहाँ पे देख लीजिए आगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन है। क्लियर हुआ? देखिए, जैसे ही आ जाए स्वतंत्र भारत के, ये भी है स्वतंत्र भारत, ये भी है स्वतंत्र भारत, लेकिन कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय यहाँ पे लिखा रहे तब समझ जाइए कि हमारे इंडिया के व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, राजगोपालाचारी की बात हो रही है। लेकिन स्वतंत्र भारत इसमें लिखा है, लेकिन प्रथम गवर्नर जनरल बीच में भारतीय नहीं लगा हो, इंडियन नहीं लगा हो शब्द, तो समझ जाइए कि लॉर्ड माउंटबेटन की बात हो रही है। सिंपल। कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, हौसला मिलता है। अब चलिए, अब राजगोपालाचारी के पढ़ रहे हैं तो ये लाइन जरूर पढ़ना है, क्योंकि राजगोपालाचारी जो थे दक्षिण भारत में कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। वे मतलब राजगोपालाचारी की बात हो रही है। तो ये दक्षिण भारत के क्या थे? दक्षिण भारत में या दक्षिण भारत के कहिए कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। दक्षिण भारत में कहिए या दक्षिण भारत के क्षेत्र में कहिए कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। वर्ष 1937 में, मतलब कब? 1937 में प्रांतीय चुनाव में वे मद्रास प्रांत के क्या बने थे? प्रधानमंत्री चुने गए थे। सिंपली सवाल देखिए, वर्ष 1937, ठीक है, प्रांतीय चुनाव हुआ। प्रांतीय चुनाव में क्या हुआ कि राजगोपालाचारी जो थे वो मद्रास प्रांत के प्रधानमंत्री बन गए, मतलब प्रांतीय चुनाव जीत गए थे और मद्रास प्रांत के प्रधानमंत्री चुने गए। सिंपल। और यही जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। तो याद रखिएगा, बस इसमें अंतर है कि इसमें अगर बीच में आ जाए प्रथम भारतीय लग जाए गवर्नर जनरल तो आप आ जाता, किनका नाम आ जाता? श्री राजगोपालाचारी। लेकिन इसमें प्रथम में नहीं आया है, सिर्फ प्रथम गवर्नर जनरल आ गया तो लॉर्ड माउंटबेटन। दूसरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं जरूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अब देखिए, बंगाल का पूछ रहा है, ठीक है, इंडिया का नहीं पूछ रहा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है। बताइए, तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, वारिंग हेस्टिंग बता देंगे। क्या बता देंगे? वारिंग हेस्टिंग को बता देंगे। 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाए या रेगुलेटिंग एक्ट
1773 बोला जाए, ठीक है, एक ही है। तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया। समझ गए? अब देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल नहीं है, और ना आपका बंगाल का गवर्नर बोल रहा है, बंगाल का गवर्नर दूसरा है। कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं तो मैं बाद में बताऊंगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछता तो भी अलग है ना? समझ रहे हैं? लेकिन आपसे क्या पूछा है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो वारेन हेस्टिंग लगाइएगा। समझ गए? मतलब ये क्या हुआ, गवर्नर होगा, अंतिम गवर्नर होगा ना बंगाल का, तभी ना बनाइए प्रथम गवर्नर जनरल। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अगर पूछ दे बंगाल का अंतिम गवर्नर तो वारेन हेस्टिंग, अगर पूछ दे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो हम बताएंगे वारेन हेस्टिंग। कंफ्यूजन दूर हुआ? नहीं हुआ तो बताइएगा। अब चलिए आगे सवाल बनता क्या है, उसने, किसने भाई? वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की। किसकी समाप्ति की घोषणा की? द्वैत शासन की घोषणा की समाप्ति कर दी। कि भाई वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में कौन से शासन समाप्त कर दिया? तो द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। बंगाल में किया था, ऑल इंडिया में नहीं, बंगाल में। और सरकारी खजाने का क्या किया? स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। कौन कर दिया? मुर्शिदाबाद से कलकत्ता। तो ये किया था वारेन हेस्टिंग ने किया था। इतना ही सवाल पूछता है कि सरकारी जो खजाना था वो मुर्शिदाबाद में था, मुर्शिदाबाद से कहाँ ले आया? कलकत्ता ले आया। कौन लाया? वारेन हेस्टिंग ने लाया। वारेन हेस्टिंग कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, अगर पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। आपसे पूछेगा कि जो वारेन हेस्टिंग जो नियुक्त हुआ किसके अंतर्गत नियुक्त हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नियुक्त हुआ। अब अगर नियुक्त हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो कौन से एक्ट के तहत हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत नियुक्त किया गया। क्लियर? चलिए, बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कौन किया? तो वारेन हेस्टिंग ने किया। ठीक है, चलिए। और सरकारी खजाना को मुर्शिदाबाद से कोलकाता कौन लाया? तो वो वारेन हेस्टिंग लाया। तीसरा प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? अब वायसराय आ गए, तो भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन था। अब बताइए, भारत का वायसराय बना है लॉर्ड कर्जन, जो कि आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे अधिक समय तक बताइएगा भारत का वायसराय कौन था? सबसे अधिक समय तक पूछ रहा है, तो लॉर्ड कर्जन लगाइएगा। क्या लगेगा? लॉर्ड कर्जन लंबे समय तक रहा था। लेकिन आपसे पूछे कि बताइए भाई कि वायसराय कौन था, प्रथम वायसराय कौन था, बता सकते हैं? तो हाँ बता सकते हैं, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है ना, कैनिंग था। अगर आपसे पूछता कि अगर मान लीजिए जो प्रथम वायसराय बना वो भी तो वो क्या था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी होगा, तो लॉर्ड कैनिंग क्या था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था, तभी तो प्रथम वायसराय बना। ये तो आप सिंपल जानते हैं। लेकिन अब चलिए इसके बारे में, अब चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं कर्जन के बारे में, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो उपयुक्त वायसरायों में से सर्वाधिक समय तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल रहा। लॉर्ड कर्जन का समय सबसे ज्यादा रहा, वायसराय के पद पे सबसे ज्यादा रहा, लंबे समय तक रहा। ये कभी भूलिएगा मत, बीपीएससी वाले तो पक्का नहीं भूलिएगा। तो वायसराय में सर्वाधिक समय तक रहने वाला लॉर्ड कर्जन था। डेट याद रखिएगा, 1899। कितना? 1899 से लेकर 1905। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा कि समय काल, आप जो लॉर्ड कर्जन का लंबा समय बता रहे हैं, तो बताइए डेट बताइए। तो डेट बताएंगे 1899 से लेके 1905। याद रखिएगा, मतलब 1899 से लेके 1905 तक इसका शासन रहा। किसका? लॉर्ड कर्जन का। किस पद पर? वायसराय के पद पर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद हो गया ना? ठीक है। यह कौन? लॉर्ड कर्जन भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था। अब लीजिए, मतलब सर्वाधिक समय तक रहा पद पे, मतलब 1899 से लेकर 1905 तक तो रहा।
लेकिन भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय रहा, मतलब प्रिय नहीं था ये, अलोकप्रिय था, मतलब इससे घृणा करते थे एक तरह से, वायसराय था। तो ये भी सवाल पूछता है कि इसी के मतलब लॉर्ड कर्जन के, इसी के या इसके मतलब शासनकाल की बात हो रही है। तो इसी के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ। कब हुआ विभाजन? 1905 में। अब देखिए ना, शासन ही रहा है 1899 से लेकर 1905 तक रहा है। तो अब बताइए बंगाल का विभाजन उसी समय हुआ था ना, 1905 में हुआ था। तो अब बताइए बंगाल का जो विभाजन हुआ था किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को आप स्पीड करके देख लीजिएगा, ठीक है, स्लो पढ़ाऊंगा तभी याद होगा, तो आप स्पीड कर लीजिएगा। अब ये तो सवाल जान गए कि बंगाल का विभाजन जो हुआ था ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, 1905 में हुआ था, ये आपको याद हो गया। कर्जन ने एक सिंचाई आयोग तथा पुलिस आयोग का भी गठन किया था। ठीक है, तो आपसे दो सवाल बनेगा, क्या बनेगा कि लॉर्ड कर्जन ने जब तक अपने शासन सत्ता में था, अब वायसराय था, उस समय बताइएगा किस आयोग का गठन किया था? तो दो आयोग का गठन किया, सिंचाई आयोग का, पुलिस आयोग का गठन किया था। तो आपसे ये भी पूछेगा कि सिंचाई आयोग और पुलिस आयोग का गठन जो है किसके समय में हुआ था, कौन से वायसराय था? तो हम बताएंगे लॉर्ड कर्जन का था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कितना रहा? 1899 से 1905 तक रहा। भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला कौन था, मतलब समय तक सत्ता पर रहने वाला वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ये क्लियर? अब नहीं भूलिएगा ना, ठीक है। अब देखिए और सवाल क्या पूछेगा कि रेलवे का सर्वाधिक विकास भी इसी के कार्यकाल में हुआ। किसके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ। क्या चीज का विकास हुआ? तो रेलवे का सर्वाधिक विकास हुआ। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये भी पूछेगा कि रेलवे का जो सर्वाधिक विकास हुआ किसके समय में हुआ? विकास की बात हो रही है, याद रखिए। रेलवे की शुरुआत करने वाला और है कौन? डलहौजी है, नाम आता है उसका। लेकिन आपको पूछेगा कि रेलवे का सर्वाधिक विकास कब हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, भारत, यहाँ पे देखिए, भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाला वायसराय, याद रखिएगा, वायसराय पूछे तो आप बताइएगा लॉर्ड, कौन है? लॉर्ड लिनलिथिगो था, याद रखिएगा। अब लीजिए, अब इसमें बताइए कि कंपटीशन तो हो गया, लॉर्ड कर्जन तो आपको सर्वाधिक समय तक रहने वाला था, लेकिन यहाँ पे सवाल और ध्यान से देखिएगा, भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाला वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथिगो था। जो कि डेट अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताइएगा? 1936 से लेके क्या बताइएगा? 43 तक। समझ रहे हैं? 1936 से लेके 43 तक। तो याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में लॉर्ड कर्जन हो, ठीक है, और अगर ऑप्शन में आपका लॉर्ड लिनलिथिगो हो, तो आप लॉर्ड लिनलिथिगो को टिक लगाइएगा, जो कि इस ऑप्शन में नहीं था, इसलिए टिक लगाएगा लॉर्ड कर्जन। क्योंकि दोनों का डेट देखिएगा, ये 1899 से 1905 है, ठीक है, और इसका 1936 से लेके 1943 तक है। तो समझिए इसका अंतर है कि नहीं, इन दोनों में डिफरेंस देखिए, तो आप समझ गए होंगे। तो आप याद रखिएगा, अगर लॉर्ड कर्जन होता और लिनलिथिगो होता तो सबसे पहले हम लिनलिथिगो को टिक लगाते, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में था ही नहीं लिनलिथिगो, इसलिए लॉर्ड कर्जन को लगाया। क्लियर हो गए? तो सर्वाधिक समय तक वायसराय रहने वाला रियल में, वास्तविक में लॉर्ड लिनलिथिगो था, और दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन को हम रख सकते हैं। समझ गए? लेकिन ऑप्शन के अनुसार ये ही सर्वाधिक समय तक था। बार बार मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, बस इतना जान लीजिए। चलिए आगे चलें। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित किया गया, तो किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1858 ईस्वी में किया गया था। क्लियर हो गया? अब चलिए हम इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। कैसे? तो देखिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री जो है कब घोषित किया गया? 1858 ईस्वी में, मतलब 1858 में। तो सवाल कैसे पूछेगा? तो महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री कब घोषित की गई? तो हम बताएंगे 1858 में, ठीक है, घोषित किया गया इनको। 1 जनवरी 1877 में क्या हुआ? तो दिल्ली दरबार में इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि मिला। ठीक है, सामग्री द्वारा, जो सामग्री नाम पड़ा, घोषित किया गया, सामग्री द्वारा क्या हुआ? सामग्री द्वारा घोषणा की गई थी कि, मतलब कहने का ना, महारानी विक्टोरिया द्वारा घोषणा की गई थी कि स्थानीय जो राजा होते हैं उनके अधिकार हो, गौरव हो और सम्मान का जो है अपने सम्मान बराबर मानेंगी, ये जान लीजिए।
कौन? महारानी विक्टोरिया बोली थी। क्लियर हो गया। पांचवा प्रश्न की बात करें तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय अगर पूछे तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, बताइए तो। लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारत का अंतिम वायसराय था, जो कि हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अब भारत का अंतिम वायसराय था तो भारत का प्रथम क्या होगा? ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा। भी याद रखिए, जो कि हम ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन में ये पढ़ चुके थे। तो आपसे क्या पूछा? भारत का अंतिम वायसराय पूछा, तो लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अब जानते हैं। अब भारत का अंतिम वायसराय पूछा। देखिए, अंतिम वायसराय होगा तो फिर शुरुआती भी यही बनेगा ना, गवर्नर जनरल। मतलब फिर बाद में गवर्नर जनरल ही लागू हो जाता है। ठीक है, तो भारत का अंतिम वायसराय जो था लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। उसके शासनकाल में 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री इटली द्वारा जो है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। 15 जुलाई को यह बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप दो स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। अभी इस पे तो आप पढ़ लिए, सिर्फ जो था लिखा हुआ, लेकिन हमको तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, हमको तो क्वेश्चन चाहिए कैसे बनते हैं। तो देखिए, भारत का अंतिम वायसराय कौन है भाई? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन के शासन काल में क्या हुआ कि 4 जुलाई 1947 को, मतलब 4 जुलाई जो है आप देख रहे हैं, 4 जुलाई 1947 मतलब 1947 जो देख रहे हैं आप, को ब्रिटिश संसद में, मतलब ब्रिटिश एक संसद था, उसमें प्रधानमंत्री, उस समय का पीएम कौन था? प्रधानमंत्री जो है ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री कौन था? पीएम इटली था। कौन था? इटली। इटली द्वारा क्या हुआ कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। तो आपसे ये सवाल पूछेगा कि भारत का अंतिम जो वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में 4 जुलाई 1947 को क्या हुआ? ब्रिटिश संसद में जो है प्रधानमंत्री इटली नाम है, इटली के द्वारा क्या हुआ? भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया, मतलब प्रस्तुत किया गया। क्लियर हो गया। 15 जुलाई को, अब 15 जुलाई चलिए, 15 जुलाई को वह बिना किसी संशोधन के, मतलब बिना संशोधन, 15 जुलाई को जो हुआ बिना संशोधन के, ब्रिटिश संसद में कोई भी संशोधन नहीं हुआ, बिना संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा याद रखिएगा, और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित कर दिया गया। ठीक है, पारित कर दिया गया भाई। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप दो स्वतंत्र राष्ट्रों का जो है निर्माण हुआ, एक भारत, दूसरा पाकिस्तान का निर्माण हो गया। समझ गए? मतलब देखिए, 15 जुलाई को क्या हुआ कि वह बिना किसी संशोधन के क्या हुआ? हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा, और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित कर दिया गया भाई, बिना संशोधन के। और हुआ कि दो राष्ट्रों का जो है निर्माण हो गया, जो कि भारत और पाकिस्तान बट गया। क्लियर हो गए? तो ये 1947 की बात है। 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? बताइएगा। मतलब 1858 ईस्वी में, ठीक है, महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र जो कि इलाहाबाद में पहुंचा, तो किसने पढ़कर सुनाया था? तो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के बारे में मैंने बताया था क्या? लॉर्ड कैनिंग क्या था? भारत का प्रथम वायसराय था ये, और अंतिम क्या था? अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब जान गए। तो याद रखिए, लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था इलाहाबाद में, याद रखेंगे। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा, 1 नवंबर 1858 ईस्वी, मतलब 1858 ईस्वी, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। आगे तो सवाल बना कि दरबार में जो है इलाहाबाद में एक आयोजित हुआ दरबार कहीं, उसमें लगा, उसमें लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। कौन पढ़ा था घोषणा पत्र? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। लॉर्ड कैनिंग ने कब पढ़ा था? तो बताइएगा कहाँ पढ़ा था? तो इलाहाबाद में एक आयोजित हुआ था दरबार, उसमें पढ़ा था। किसका घोषणा पत्र था? तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था। ये 1 नवंबर 1850 को कहाँ हुआ? इलाहाबाद में यह आयोजित हुआ था, जहां ये लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा पत्र पढ़ा था। चलिए, क्लियर हो गए? ठीक है ना? 1 नवंबर 1850 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए, इस उद्घोषणा के अनुसार, मतलब ये जो पत्र हुआ था, वो उद्घोषणा हुआ, पढ़ा जो लॉर्ड कैनिंग,
ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अधिकार जो है ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। समझ गए? मतलब ये जो पढ़ा गया, जो पत्र पढ़ा गया, उस उद्घोषणा के अनुसार क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, कंपनी का जो शासन था वो क्या हुआ, ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया, ब्रिटिश के अधिकार में चला गया। समझ गए? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी गई। लीजिए, राजाओं को उनके उत्तराधिकारियों गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी गई तथा लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई गई। कहने का मतलब है कि आगे सवाल को समझिएगा, थोड़ा सा इसमें आपको टेढ़ा लगेगा, मैं समझा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। देखिए, आगे तो सबसे पहली बात कि जो इस पत्र में आया था, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार मान्यता प्राप्त हुई थी। कौन सी? इलाहाबाद में जो पत्र पढ़ा गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ठीक है। और किनका पत्र था? महारानी विक्टोरिया द्वारा ये घोषणा पत्र था, जो कि 2 अधिकार मान्यता मिली, जो कि राजाओं को उनके उत्तराधिकार को गोद लेने का अधिकार मिला। दूसरा कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई गई, मतलब नीति अपनाई गई, तो ये भी अच्छा था, ठीक है। घोषणा पत्र, इस उद्घोषणा के अनुसार क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अधिकार जो है ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। चलिए अब 7वां प्रश्न को देखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? बता सकते हैं तो बताइए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए गाजीपुर में। कहाँ है? गाजीपुर में। चलिए पढ़ते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, बाद में बताइएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1786 46 नहीं 86 86 मतलब 1786 ईस्वी से लेके 1793, ठीक है, मतलब 1793 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। क्या रहा? बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। कब से कब तक? तो 1786 से 1793 तक, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसे भारत में अस्थायी बंदोबस्त, पुलिस व्यवस्था एवं सिविल सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को याद रखिएगा, 3 चीजों को ये बहुत अच्छे से लाया। स्थानीय बंदोबस्त लाया, पुलिस व्यवस्था लाया, सिविल सेवा लाया। तो स्थायी बंदोबस्त आया, पुलिस व्यवस्था आई, सिविल सेवा आया, ठीक है। चलिए, इसका शासनकाल पूछे तो 1786 से 1793, मतलब 1786 से लेके 1793 तक रहा, ठीक है। क्लियर हो गया। ये क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये जान लीजिए। अब पूछ रहा है कि कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। याद रखिएगा, तो याद रखिएगा कॉर्नवालिस संहिता हो गया, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर ही आधारित था। ये जो संहिता चली थी, उसने राजस्व एवं न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। मतलब कहने का मतलब है कि राजस्व को अलग कर दिया, न्याय प्रशासन को अलग कर दिया। इसकी मृत्यु, मतलब किसकी मृत्यु? लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में, मतलब गाजीपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, मतलब यूपी में हुई थी। और यहीं पर इसकी कब्र स्थित है, मतलब गाजीपुर में ही, उत्तर प्रदेश में ही इसका कब्र बना था, उसी जगह स्थित है। कब मृत्यु हुई थी? तो आपसे पूछेगा तो 5 अक्टूबर और 1805 को हुआ था, याद रखिएगा, जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी इसकी मृत्यु, और उसी जगह कब्र बना दिया गया, तो यूपी में ही, याद रखेंगे। आपसे और क्या पूछेगा शासन कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासन बताइए, तो 1886 से 93 याद रखिएगा। और ये बंगाल का क्या था? गवर्नर जनरल रहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में क्या क्या हुआ? तो स्थायी बंदोबस्त हुआ, पुलिस व्यवस्था हुई, सिविल सेवा शुरू हुई, बस इतना जान लीजिए, ठीक है। इसका प्रवर्तक माना जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था, ये भी जान लीजिए। ये इसी के समय, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, राजस्व और न्याय प्रशासन को अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया गया, याद रखेंगे। अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु बोलेगा तो 5 अक्टूबर 1805 में कहाँ हुई थी? गाजीपुर में। गाजीपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को यूपी बोलते हैं, हम जानते हैं, और इसी जगह इसकी कब्र थी। क्लियर। अब चलिए 8वां प्रश्न, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? बहुत सिंपल सवाल, तो अच्छे से बताइए कौन सी कंपनी थी? अब सोचिए, ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटेन होगी, ब्रिटेन मतलब ब्रिटिश होगी, ब्रिटिश होगी तो उसमें ग्रेट लगा होगा, तो आप ऑप्शन नंबर बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन
से थाने के मध्य चलाई गई। ये हो गया, सवारी गाड़ी है ना, यात्री गाड़ी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम जो भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी तो 16 अप्रैल को चली थी, 16 अप्रैल 1853 में चली थी, मतलब 1853 में चली थी। मुंबई से थाने चली थी। अब अच्छे से जानते हैं, मुंबई के कौन से, तो बोरी बंदर से स्टेशन से चली थी, जो कि आधुनिक में शिवाजी टर्मिनल इसी का नाम है। किसी का, बोरी बंदर का, जो कि मुंबई के बोरी बंदर जो है ना, उसी का नाम है आधुनिक में शिवाजी टर्मिनल, याद रखिएगा। जो कि थाने तक चली थी मुंबई से। अब मुंबई के जो है बोरी बंदर से, मतलब शिवाजी टर्मिनल से लेके थाने के मध्य चली थी, याद रखिएगा, ठीक है। इस रेल यात्रा का प्रारंभ एवं प्रबंधन ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे द्वारा की गई थी। देखिए, रेलों के निर्माण और विकास के लिए, ठीक है, निजी कंपनी को क्या हुआ कि मुफ्त भूमि दी गई और उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर 5% ब्याज दी गई, मतलब 5% का भी ब्याज दिया गया, ठीक है। निर्माण के लिए क्या हुआ, रेल निर्माण के लिए और विकास के लिए क्या हुआ कि भूमि दी गई। निजी कंपनियों को मुफ्त में क्या की गई, भूमि दिया गया, जमीन दिया गया। उनके द्वारा जो पूंजी पर जो लगाई गई थी वो उसका 5% ब्याज दिया गया। लॉर्ड डलहौजी, तो सबसे पहली बात लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, आप अच्छे से जानते हैं। और इसका डेट काल पूछेगा, क्या कार्यकाल बताइए, तो हम याद रखिए आगे, तो कार्यकाल याद रखिएगा 1848 से लेकर 1856 तक डलहौजी का शासनकाल रहा, मतलब ये बना रहा। तो अगर आपसे पूछेगा डलहौजी का अगर डेट पूछेगा तो 1848 से बता दीजिएगा, 1856 बता दीजिएगा, ठीक है। क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए बात करते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में क्या हुआ, भारत में रेलवे, विद्युत तार, डाक सुधार एवं चार्ल्स वुड का डिस्पैच, मतलब उस उच्च शिक्षा के लिए लागू किया गया। मतलब लॉर्ड डलहौजी के समय में ही रेलवे आया, विद्युत तार आया, डाक सुधार किया गया और चार्ल्स वुड ऑफ डिस्पैच, मतलब उच्च शिक्षा के लिए लागू किया गया। जो आप देख रहे हैं चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है, ये सब जो है लागू किया गया था किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कितना था, 1848 से 1856, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम रेल जो है 16 अप्रैल 1853 में, याद रखिएगा, मतलब 16 अप्रैल 1853 में, याद रखिएगा। मुंबई के बोरी बंदर, जो कि आधुनिक में शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, से थाने के मध्य चलाई गई, ठीक है। तो मुंबई से थाने कौन सी चलाई गई थी, प्रथम रेल चलाई गई थी, जो कि 16 अप्रैल 1853 में। मुंबई के अगर मान लीजिए अंदर से पूछेगा तो मुंबई के कौन से क्षेत्र से, तो बोरी बंदर से, जिसे आधुनिक शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, वहां से लेके मध्य, थाने के मध्य चलाई गई। ये क्लियर हो गया। 9वां प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 9वां प्रश्न है कि जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में, या देखिए यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहरा रखी, मतलब फहराए रखी। कौन ऐसा गवर्नर जनरल था जो कि भारत में ब्रिटिश का पताका फहराए रखा, मतलब शासन करता रहा ब्रिटिश का, कौन था ऐसा, तो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेजली था। लॉर्ड वेलेजली है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इस पर सवाल कैसे बनेगा, लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल कब से कब तक रहा, 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड वेलेजली बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, याद रखिए बंगाल का गवर्नर जनरल। लॉर्ड वेलेजली ने भारत में सहायक संधि का प्रयोग किया, ठीक है। कौन किया, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि लाया, यही आप जानते हैं। सहायक संधि का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था ब्रिटिश के प्रभुत्व को स्थापित करना, मतलब ब्रिटिश शासन सत्ता को शक्तिशाली बनाना। वेलेजली ने क्या किया, 1799 ईस्वी में मेहदी हसन को और 1800 ईस्वी में जॉन मेलकम को बहुमूल्य उपहार के साथ क्या किया, ईरान के शाह दरबार में भेजा था, इन दोनों को भेजा था। क्लियर हो गया। 1800 ईस्वी में नेपोलियन के आक्रमण को रोकने के लिए, नेपोलियन जो आक्रमण कर रहा था यूरोप में, आक्रमण करने के लिए, रोकने के लिए जनरल वेयर्ड के अधीन एक सेना मिस्र भेजी गई, मतलब जनरल वेयर्ड के अधीन एक सेना जो है मिस्र भेजी गई थी, ठीक है। किंतु इससे पूर्व ही नेपोलियन जो है आत्मसमर्पण कर चुका था, ठीक है। यह सेना वापस लौट आई, यह सेना जो है वापस लौट आई थी, बस सिंपल सवाल। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सहायक संधि किसके समय में आया, लॉर्ड वेलेजली के समय में।
कहाँ आया? तो भारत में। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। सहायक संधि भारत में कौन लाया? तो लॉर्ड वेलेस्ली लाया। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10वां प्रश्न है। 10वां क्वेश्चन है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? बताइएगा। मतलब कौन सा ऐसा वायसराय था जिसकी हत्या कर दी गई? ठीक है, और जब वे भ्रमण कर रहा था, समझे? मतलब कौन वायसराय था? तो ऑप्शन नंबर सी, लॉर्डरमेयो। लॉर्डरमेयो जो था वो भ्रमण कर रहा था, और भ्रमण कर रहा था कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को घूम रहा होगा। लॉर्डरमेयो एकमात्र ऐसा वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के दौरान एक अफगानी व्यक्ति शेर अली द्वारा 1872 ईस्वी में अंडमान निकोबार में की गई। समझ गए? इंपॉर्टेंट है कि लॉर्डरमेयो एक मात्र वायसराय था जिसकी हत्या की गई, जो कि कार्यकाल के दौरान ही की गई। कौन किया? तो एक अफगानी व्यक्ति था जिसका नाम है शेर अली। वो लॉर्डरमेयो को मार दिया था, और वो कब मारा था? तो 1872 ईस्वी में मार दिया था। कहाँ मार दिया था? अंडमान निकोबार घूम रहा था उस समय मार दिया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मार दिया था। अब देखिए लॉर्डरमेयो का इतना तो जान गए, अब ये जान लीजिए कि लॉर्डरमेयो के कार्यकाल में क्या हुआ। तो लॉर्डरमेयो के मतलब इसके कार्यकाल में कृषि विभाग, जो कि 1872 ईस्वी में स्थापना की गई थी। तो कृषि विभाग की स्थापना हुई कब हुई? 1872 ईस्वी में। किसके समय में हुआ? लॉर्डरमेयो के समय में हुआ था, ये आप जान लीजिए। एवं भारत की प्रथम जनगणना 1872 में ही हुआ। समझ गए? 1872 में ही क्या हुआ? प्रथम जनगणना की शुरुआत की गई। किसके समय में की गई? तो लॉर्डरमेयो के समय में की गई। तो आपसे पूछेगा लॉर्डरमेयो के समय में क्या क्या काम हुआ? तो कृषि विभाग का काम हुआ, जो कि 1872 में हुआ था। कृषि विभाग की स्थापना किया था। दूसरा कि लॉर्डरमेयो के समय ही प्रथम जनगणना हुई, 1872 में हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी प्रथम जनगणना की, और किसके समय में? लॉर्डरमेयो के समय में। कब हुआ? 1872 में ही हुआ था। क्लियर हो गया। चलिए 11वां प्रश्न। आंगल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंगल नेपाल युद्ध हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा हुआ था। देखिए सवाल को समझिए। आंगल नेपाल युद्ध कब हुआ? 1814 से 16 ईस्वी में हुआ। किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, हेस्टिंग के काल में हुआ था, आप जान गए। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सुगौली की संधि हुई थी, वो हुआ सुगौली संधि के तहत हुआ। और सुगौली संधि कब हुई? 1816 में हुई। तो 1816 में एक संधि हुई जिसका नाम है सुगौली संधि। और सुगौली संधि कब हुआ था? जब आंगल और नेपाल युद्ध का अंत हुआ था, उस समय एक संधि हुई थी। ठीक है, तो आप तो ये जान गए कि सुगौली की संधि हुई थी 1816 ईस्वी में हुई थी। अब इसका क्या हुआ? संधि से क्या हुआ? तो क्या हुआ कि नेपाल के द्वारा जो है इस संधि के अनुसार जो है गढ़वा, कुमाऊं, यहाँ पे लिखा रहता है कुमाऊं, यू कर दिया, कुमाऊं, शिमला और रानीखेत और नैनीताल आदि क्षेत्र अंग्रेज को सौंप दिए गए। तो नेपाल जो आंगल नेपाल युद्ध हुआ था जिसमें से कि सुगौली की संधि हुई। सुगौली की संधि में क्या हुआ कि नेपाल को गढ़वा देना पड़ गया, कुमाऊं देना पड़ गया, शिमला देना पड़ गया, रानीखेत देना पड़ गया और नैनीताल देना पड़ गया। समझ गए? अंग्रेज को सौंप दिया था, हार गया था। अब इस संधि में मतलब दे दिया गया। इसका सबसे बड़ा लाभ जो है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा लाभ जो है, जो ये सब जो क्षेत्र दिया था, इसका सबसे बड़ा लाभ क्या था कि गोरखों का अंग्रेज सेना में भर्ती होना। मतलब गोरखों को अंग्रेज का जो सेना होती थी, अंग्रेजी जो सेना होती है उसमें भर्ती लेने लगे थे। तो यही सबसे बड़ा लाभ था, आप समझ गए। तो इसमें सोचना क्या था? तो गोरखों का अंग्रेजी सेना में भर्ती होना था। चलिए 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल है जो कि दास प्रथा को समाप्त किया था? तो वो और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एलन वरो था। वरो बोला जाता है, एलन वरो था। सवाल कैसे बनते हैं? तो गवर्नर जनरल जो लॉर्ड एलन वरो है, उसका समय काल कितना था? तो समय काल अगर पूछे तो 1842 से लेके 44 तक था, ज्यादा नहीं था, 1842 से लेकर 44 तक था। अब 1842 से 44 तक जो लॉर्ड एलन बरो का शासन था, जो कि गवर्नर जनरल था, उसके समय में क्या क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट हुआ दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, मतलब अंत किया गया। ठीक है, जो कि 1843 के एक्ट 5 के तहत किया गया, भारत में किया गया। याद रखिएगा, दास प्रथा का उन्मूलन किया गया।
कहा जाता है, तो इसके कार्यकाल को, किसके कार्यकाल को, लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल को क्या कहा जाता है, कुशल आक्रमणता की नीति का काल भी कहा जाता है। समझ गए? तो कुशल आक्रमणता की नीति के काल किसके समय में है, तो लॉर्ड एलन बरो के समय में, मतलब इसी के काल को कहा जाता है। इसके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था, याद रखिएगा। क्लियर? आगे चले। 13वां प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा है। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 से 1823 तक, याद रखिएगा। इसके कार्यकाल में क्या हुआ, तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। डेट अगर पूछे 1817 से 1818 बताइएगा, ईस्वी में आरंभ हुआ था, इसी के समय में हुआ था। अब जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, इस युद्ध में जो है, इस युद्ध में क्या हुआ, पूना के जो अंग्रेज था रेजिडेंट एल्फिंस्टन ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को, ठीक है, द्वितीय को मराठा के पद की जो प्रधानता थी त्यागने में विवश कर दिया, मतलब छोड़ने के लिए कह दिया कि छोड़ दीजिए, इतना विवश कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 13 जून 1817 को पूना की संधि हुई। अब देखिए, पूना के अंग्रेज था तो पूना की संधि कर दिया। आंग्ल मराठा युद्ध को शांत करने के लिए कौन सी संधि हुई, तो पूना की संधि हुई। कब हुई, 1817 में। पूरा डेट 13 जून 1817 हुई थी। बाजीराव द्वितीय को हार हो गया था भाई, मराठा का तो हार हो गया, अंग्रेज जीत गया। तो बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर क्या किया कि कानपुर के एक समीप जो बिट्ठू है उस जगह भेज दिया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 14 प्रश्न की बात करते हैं। 14 प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? बताइएगा, निम्नलिखित में से अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया, मिलाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, जेम्स आउट्रम था। क्या था? आउट्रम था। तो जेम्स आउट्रम था। आगे चलिए, आगे पढ़ते हैं। आगे सवाल है कि जेम्स आउट्रम 1854 ईस्वी में अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। तो याद रखिए, जेम्स आउट्रम ने 1854 ईस्वी में अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। मतलब अवध का जो है, अवध का क्या किया गया, ब्रिटिश रेजिडेंट बना दिया गया था। 1856 ईस्वी में अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर जो है कुशासन का आरोप लगाकर, क्या लगाकर, कुशासन का आरोप लगाकर किया गया, ला लिया गया। जब कुशासन का आरोप लगा था उस समय जो अवध का जो नवाब था वो था वाजिद अली शाह था। क्लियर हो गया। 1857 में ईस्वी में क्या हुआ कि एक विद्रोह हुआ, और विद्रोह के समय जो है लखनऊ में जो है ब्रिटिश रेजिडेंट, मतलब ब्रिटिश की तरफ से हेनरी लॉरेंस था, जो कि विद्रोहियों के द्वारा जो है, विद्रोहियों के हाथों के द्वारा जो है मारा गया, मतलब विद्रोहियों ने मार दिया था जो कि हेनरी लॉरेंस को। क्लियर हो गए, कब मारा गया, तो 1857 के विद्रोह में। चलिए 15वां प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो भारत में जो स्थानीय स्वशासन है किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपेन द्वारा की गई। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपेन द्वारा की गई। अब क्या क्या सवाल बनेगा सुनिए। लॉर्ड रिपेन का समय काल 1880 से 1884 बता दिएगा। लॉर्ड रिपेन भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल था। लॉर्ड रिपेन के समय में क्या आया? स्थानीय स्वशासन आया, जो कि 1882 ईस्वी में आया। इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय बोर्ड बनाए गए, मतलब स्थानीय क्षेत्र पर बोर्ड बनाए गए। जिलों में तहसील बोर्ड बनाए गए। जिला उप विभाग खोला गया, याद रखिएगा। ये लॉर्ड रिपेन के द्वारा किया गया है, जो कि स्थानीय स्वशासन के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। ये सब जो जिला तहसील बोर्ड, जिला उप विभाग जो है देख रहे हैं, स्थानीय बोर्ड जो बनाए गए, ये सब जो है स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत बनाए गए। ये योजना चलाई गई इसके तहत, ठीक है, ये आप जान गए। और सवाल क्या पूछता है, अब देखिए, अब इसी में नगरों में नगर पालिका का गठन किया गया, ठीक है। किसके समय में? लॉर्ड रिपेन के समय में ही किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई, नगरों में नगर पालिका का गठन किया गया। इन संस्थाओं में गैर सरकारी सदस्यों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की गई।
भाई इसमें जो है गैर सरकारी जो लोग हैं, सदस्य मेंबर हैं, वो भी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, अधिक भागीदारी मिलेगा, याद रखिएगा। देखिए, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक ने लगाया। किसने लगाया? विलियम बेंटिक ने लगाया। आगे पढ़ते हैं। इसमें जानिए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, याद रखिएगा। इसका समयकाल याद रखिएगा, समयकाल कार्यकाल जो बोल सकते हैं 1828 से लेकर 1835 बताइएगा। तो सबसे बड़ा सवाल कि 1828 से लेके 1835 तक किसका कार्यकाल रहा? तो हम बताएंगे भारत का जो गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल है, विलियम बेंटिक का रहा। तो आपसे यही पूछता है कि भारत का प्रथम गवर्नर, अब देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल अब चेंज हो रहा है, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल तो खत्म हो गया है ना। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? विलियम बेंटिक होगा ना। क्यों? क्योंकि ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो गया। तो भारत का गवर्नर जनरल बना विलियम बेंटिक। तो आप सोचिए अंतिम गवर्नर जनरल तो होगा किसका? बंगाल का। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप जान लीजिए विलियम बेंटिक। क्योंकि जब बंगाल का अंतिम होगा तभी तो भारत का प्रथम होगा। याद हो गया कि नहीं? इसका समय का 1828 से लेकर 1835 बताइएगा, ठीक है। अब इसने जो है, इसने मतलब विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा, धारा जो है 17 के द्वारा विधवा विवाह के सती होने को प्रतिबंधित कर दिया। प्रतिबंधित मतलब रोक दिया। मतलब विधवा विवाह, विधवा जो होते थे वो सती हो जाते थे, और सती हो जाते थे मतलब मर जाते थे, तो उससे रोका, प्रतिबंध किया। धारा कौन सा? 17 लगाया। याद रखिए ये काम किया तो 1829 में किया। तो 1829 में विधवा विवाह के सती होने पर प्रतिबंध लगाया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था। मतलब जब शुरुआत हुई थी, जब ये शुरुआत हुआ था, तो याद रखिएगा ये बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था। तत्पश्चात इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया, फिर पूरे भारत में ये लागू कर दिया गया, याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा इसने 1829 में कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। इसने धारा 17 के तहत क्या किया कि विधवाओं के सती होने पर प्रतिबंध कर दिया। तो कब किया गया? 1829 में किया गया। याद रखिएगा शुरुआत जब 1829 में हुआ था तो ये सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था, जो कि इस पे रोक लगाया गया था। मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी में शुरुआत की गई थी विधवा के सती होने पर रोक लगाने के लिए, उसके बाद पूरे भारत में लागू कर देता है। ये सब ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, इंदौर के होलकर ने जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। सहायक संधि कौन लाया था? लॉर्ड बेलीजली लाया था, हम पढ़े थे। चलिए यहाँ पे देखिए, लॉर्ड बेलीजली का शासनकाल तो याद हो गया, 1798 से 1805 ईस्वी तक। याद रखिए 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक। लॉर्ड बेलीजली कंपनियों को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था। इसकी यह साम्राज्यवादी योजना सहायक संधि के रूप में सामने आई। सोचिए मतलब सहायक संधि जो लाया था वो तो अपना शक्ति बढ़ाने के लिए लाया था, यहाँ पर अच्छे से जानते हैं। इसके अंतर्गत जो है सहायक संधि के अंतर्गत जिन रियासतों से संधि की जाती थी, वे रियासतें ब्रिटिश मध्यस्थ के बिना अपनी विदेशी एवं सैन्य नीति का संचालन नहीं कर सकती थी। इंदौर के होलकर द्वारा सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी। अब जानते हैं 18वां प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में हुआ? देखिए ब्रिटिश भारत की जो राजधानी थी कहाँ थी? कलकत्ता थी। और कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में हुआ? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, सुनते जाइएगा। लॉर्ड हार्डिंग 1910 ईस्वी में भारत का वायसराय बने थे, मतलब वायसराय बना था भारत का वायसराय 1910 में बना था लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही 1911 ईस्वी में, याद रखिए जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, ठीक है। और दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ, इस आयोजन के दौरान क्या हुआ? भारत की राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली ले गई, मतलब दिल्ली ले आया, आप जान गए। और दिल्ली लाने का घोषणा की गई, क्या हुआ? दिल्ली लाने की घोषणा की गई थी, याद रखिएगा। अब उसी समय क्या हुआ? 1911 में क्या हुआ कि बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ था उसको रद्द कर दिया गया था 1911 में, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना? 19वां प्रश्न, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल
में पारित हुई? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ही सवाल आएगा प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, उस समय कौन गवर्नर जनरल था, तो हम बताएंगे लॉर्ड कर्जन। ये तो आप जान गए, आप जानिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में वर्ष 1899 ईस्वी में सर एंटोनी मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में एक अकाल आयोग, जो कि वर्ष 1901 में सर कॉलिन मॉनक्रिफ के अध्यक्षता में सिंचाई आयोग तथा 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फेजर के अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया। इसी के शासनकाल में सहकारी उदार समिति अधिनियम, जो कि 1902 ईस्वी में पारित किया गया तथा वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो इतना सुने इसमें सवाल कैसे समझ में आएगा। तो लॉर्ड कर्जन का आगे याद रखिएगा, शासनकाल में क्या हुआ कि वर्ष 1899 ईस्वी में सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का जो है स्थापना की गई, इसी के समय में की गई। तो लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ, अकाल आयोग आया था। अकाल आयोग में याद रखिएगा सर एंटोनो मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में ये बना था। आप जान लीजिए कब बना था, 1899 में बना था। वर्ष 1901 में, तो 1901 में सर कॉलिन मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग आया। जिनके समय में कौन आया, अकाल आयोग आया, सिंचाई आयोग आया, ये तो आप जान गए। लेकिन डेट पूछेगा तो हम बताएंगे 1899, 1901 में। याद रखिएगा किसकी अध्यक्षता में आई, अगर अकाल आयोग जो बना किसकी अध्यक्षता में, तो सर एंटोनी मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में हुआ। और जो सिंचाई आयोग बना वो किसके समय में, कौन सी अध्यक्षता, कौन अध्यक्ष था, तो सर कॉलिन मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में हुई। आगे सवाल है कि 1902 ईस्वी में, अब यहाँ से 1901 देख लिए, 1899 देख लिए, ठीक है। अब 1902 में क्या हुआ, सर एंड्रयू फेजर की अध्यक्षता में क्या हुआ, सर एंड्रयू जो फेजर है इनकी अध्यक्षता हुई। इनकी अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी के शासनकाल में सहकारी उदार समिति अधिनियम, जो कि 1902 ईस्वी में पारित किया गया तथा वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। तो लॉर्ड कर्जन के ही समय में बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। तब तो ये बताइए बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ठीक है। इसका शासनकाल में क्या हुआ, 1899 ईस्वी में सर एंटोनी, देखिए दो इंपॉर्टेंट है जो कि आयोग बना है, जो कि अकाल आयोग और सिंचाई आयोग। एक और इंपॉर्टेंट है जो कि पुलिस आयोग। ये सब तीनों का गठन हुआ है, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट है अकाल आयोग, जिसका पूछता है कि अकाल आयोग के जो है किसके अध्यक्षता में बनी थी, तो एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में बनी थी, ठीक है। उस समय शासक कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कर्जन बता दीजिएगा। सिंचाई आयोग का जो है आप बताइएगा कि किसकी अध्यक्षता में बनी थी, तो आगे तो अध्यक्षता याद रखिए सर कॉलिन मॉनक्रिफ के अध्यक्षता में बनी थी। कब बनी थी, 1901 में बनी थी। अब 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फेजर की अध्यक्षता में बनी थी, क्या बनी थी, पुलिस आयोग का गठन किया गया था। इसी के शासनकाल में, किसके, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही सहकारी उदार समिति अधिनियम, जो 1902 ईस्वी में पारित किया गया तथा वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। क्लियर हो गए। 1802 ईस्वी में वसीन की संधि, ठीक है, किसकी संधि, वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे, मतलब किसके मध्य हुआ था, हस्ताक्षर किया गया था, किसके मध्य हुआ था, वसीन की संधि हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य ये जो है हस्ताक्षर हुआ था, जो कि 1802 ईस्वी में हुआ था, और संधि का नाम है वसीन की संधि। देखिए इसमें सवाल क्या क्या बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के मध्य क्या हुआ, 31 दिसंबर 1802 को वसीन की संधि हुई। क्लियर, एक सवाल तो ये बना जिसका नाम वसीन की संधि है, वो सहायक संधि के तहत किया गया। संधि के तहत क्या हुआ कि पेशवा जो बाजीराव द्वितीय हैं इनके द्वारा क्या किया गया, द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंट रखना, मतलब देखिए ब्रिटिश रेजिडेंट कहने का मतलब है कि ब्रिटिश के अधीन आ गए। सहायक संधि मतलब ब्रिटिश के अधीन आप जो भी करिएगा पेंशन दिया जाएगा, तो ये हो रहा था, ठीक है। एवं 26 लाख रुपए अंग्रेजों को देना स्वीकार किया। क्लियर हो गए। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल क्या बना कि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के मध्य कौन सी संधि हुई, वसीन की संधि हुई। कब हुई, तो 31 दिसंबर 1802। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे। 21वां प्रश्न है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली, द्विशासन मतलब द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है, किसके द्वारा लागू की गई। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पढ़े, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव क्या था, बंगाल का क्या था, प्रथम गवर्नर था कि गवर्नर जनरल था, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तो आप ये जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा क्या हुआ कि मुगल सम्राट जो था शाह आलम
से एक संधि हुई थी। क्या हुई थी? संधि हुई। और संधि के तहत कंपनी को जो है 1765 ईस्वी, कंपनी कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच एक संधि हुई थी, जिसमें याद रखिए 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। यहीं से क्या हुआ? बंगाल में द्वैत शासन स्थापना हो गया। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है कंपनी के पास होती थी। द्वैत शासन का जनक अगर पूछे आपसे तो आप बताइएगा लियोनेल कार्टियस। क्या बोलिएगा? कार्टियस। ये जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है द्वैत शासन का। ठीक है, भारत में कोई और है, ठीक है, जो कि हम अभी जस्ट आपको बताएंगे। इससे क्वेश्चन कितने बने? 4 क्वेश्चन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। हाँ, ये बोलना मैं भूल गया, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? देखा जाए तो भारत में द्वैत शासन यही लाया था, वास्तविक रूप से माना जाता भारत में। लेकिन अगर द्वैत शासन का जनक अगर आपसे पूछेगा तो हम बताएंगे लियोनेल कार्टिस। समझ गए? 22 क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आपका आएगा, ये जरूर ध्यान रखिए। 22 क्वेश्चन नंबर है कि बिल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो एक बिल्लोर का विद्रोह हुआ था, वो बताइए उस समय जब बिल्लोर का विद्रोह हुआ था कौन गवर्नर जनरल था? यही सवाल पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, सर जॉर्ज वारलो था। कौन था? सर जॉर्ज वारलो। हम जानते हैं बिल्लोर का विद्रोह कब हुआ? 1806 ईस्वी में हुआ। गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज वारलो था, याद रखिएगा। जॉर्ज वारलो के समय में ही ये बिल्लोर का विद्रोह हुआ था, जो कि 1806 ईस्वी में हुआ था। भारतीय सैनिकों का ये प्रथम धार्मिक विद्रोह था, बिल्लोर का विद्रोह। इस समय जो है बिल्लोर का शासक कौन था? जब बिल्लोर विद्रोह हुआ था उस समय शासक कौन था? बता सकते हैं? तो हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। भारतीय सैनिकों ने एक विशेष प्रकार की पगड़ी पहनती थी, पगड़ी पहनने के लिए रोक लगा दिया गया था। दाढ़ी मुड़वाने, तिलक न लगाने की बात कही गई थी, इसके विरुद्ध में विद्रोह कर दिया था। यही तो आप समझ जाइए, जो चीज रोक लगा रहा है, ठीक है, जो चीज मानते हैं उस पर रोक है, तो वो समझिए एक धार्मिक विद्रोह है। तो वही धार्मिक विद्रोह था बिल्लोर का विद्रोह, जो कि 1806 में हुआ था। उसमें गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज वारलो था। लेकिन बिल्लोर का शासक कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। सवाल क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 23वां क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे पराया कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है? मतलब स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है बता सकते हैं? तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, दरोगा को बोला जाता था। चलिए पढ़ लेते हैं। तो देखिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दरोगा को कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। ठीक है, ये तो आप पढ़े थे, अभी क्वेश्चन में पढ़े। इसकी नियुक्ति जो होती थी, दरोगा की जो नियुक्ति होती थी, एवं इसका जो है पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा होता था। कि जो 1793 में क्या हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा ही किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा क्या हुआ कि जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर दरोगा की नियुक्ति की थी। अब बात करते हैं 24 क्वेश्चन नंबर है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, डफरिन के समय में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, डफरिन के समय में हुआ था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आप चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। मतलब ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार अगर पूछेगा तो डफरिन लगा लीजिएगा। अब चलिए इसके बारे में जल्दी जानते हैं और खत्म करते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन और है, 27 क्वेश्चन है और जल्द ही खत्म करेंगे। 1885 ईस्वी में कौन सा सवाल क्या बनेगा? तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1885 ईस्वी में हुआ। 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया। ब्रिटिश भारत मतलब ब्रिटिश का शासन था भारत में, तो ब्रिटिश ने क्या किया? भारत में मिला लिया बर्मा को जीत कर 1 जनवरी 1886 को, मतलब 1886 को, 46 दिमाग में आ जाता है, सॉरी, 86 को, 86, जो कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार माना जाता है। ये याद रखिएगा, बर्मा को मिलाना। इस समय जो है वायसराय लॉर्ड डल्फिन था। बस इतना जान लीजिए। 25 क्वेश्चन नंबर है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मेयो ने शुरू किया था। तो वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात तो आएगा, लॉर्ड मेयो लगाइएगा, और वो भी वित्तीय विकेंद्रीकरण भारत में, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि गलत कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है। देखिए भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण वर्ष 1870 में लॉर्ड मेयो ने किया था। तो याद रखिएगा भारत में पूछ रहा है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण कब आया? 1870 में आया। 1870 में तो कौन लाया? लॉर्ड मेयो ने लाया। इसने किसने? लॉर्ड मेयो ने प्रांतीय सरकार को, मतलब सरकारों को अपने स्थानीय वित्तीय और कार्यों के प्रबंधन के लिए विकेंद्रीकरण की नीति के साथ स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए जिम्मेदार बनाने का पहला व्यवस्थित प्रयास किया। क्या किया? पहला व्यवस्थित प्रयास किया। तथा उन्होंने प्रांतीय सरकार को अपने बजट को संतुलित करने के लिए स्थानीय जो है कराधान का सहारा लेने के लिए अधिकृत किया। ठीक है, स्थानीय जो कराधान का सहारा लेने के लिए अधिकृत किया। अब जैसे कि बात करते हैं कि इसमें सवाल क्या बनेगा, पढ़ तो लिए। सवाल बनता है कि आगे तो सवाल बनेगा भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण कब आया? तो 1870 में आया। 70 में आया तो कौन लाया? लॉर्ड मेयो ने लाया। लॉर्ड मेयो ने क्या किया कि जो विकेंद्रीकरण की नीति के साथ क्या किया कि स्थानीय जो स्वशासन के विकास के लिए ये जिम्मेदार बनाने के लिए ये किया गया था, ये लागू किया गया था विकेंद्रीकरण, वित्तीय विकेंद्रीकरण, मतलब स्थानीय जो स्वशासन थे उसको मजबूत बनाने के लिए, जिम्मेदार बनाने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा ये पहला व्यवस्थित प्रयास किया गया। ठीक है, उन्होंने को लॉर्ड मेयो ने प्रांतीय सरकारों को अपने बजट को संतुलित करने के लिए स्थानीय कराधान का सहारा लेने के लिए अधिकृत किया। ठीक है, 26 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन, याद रखिएगा श्वेता स्वयं की बात कर रहा है, को किसने प्रोत्साहित जो है किया था? तो वो करने वाला और कोई नहीं, लॉर्ड रिपन था। पूछेगा कि रिपन के कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव आया जो 1882 में आया। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्ड की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में क्या किया गया? जिला उपविभाग, तालुका और तहसील बोर्ड बनाए गए। आप अच्छे से जानते हैं। नगरों में नगरपालिका की स्थापना की गई। स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य और आय के साधन दिए गए। क्लियर हो गए? चलिएगा 27 क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? तो पता है सही सुमेलित में ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है। लॉर्ड वेलेस्ली के समय ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो कि आप अच्छे से जानते हैं। तो लॉर्ड एलेनबरो सिंधी का ब्रिटिश राज्य में अगस्त 1843 में विलय किया था। तो इस सिंध को विलय किया था, अवध को विलय नहीं किया था। क्लियर हो गया? लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में अवध का विलय किया था। लीजिए, लॉर्ड डलहौजी के समय में ही कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में अवध का विलय किया था, ये जान गए। अब लॉर्ड बेलेजली की बात करें तो लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1799 में हुआ था, जो कि आप जानते हैं, जो कि 1799 में हुआ था। ठीक है, और एक है लॉर्ड हेस्टिंग, जिसके समय में जो है चतुर्थ ना होकर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जो कि 1817 से 1818 के बीच हुआ था, जो कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।